हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल की पॉइंट। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ईटीटी कैडर के लिए जो बैच स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हम हिंदी के पहले लेक्चर में भाषा लिपि कर चुके थे। आज हम हिंदी सब्जेक्ट का जो सेकंड टॉपिक है वर्ण विचार, वो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? हमारे मुख से जो भी आवाज़ें निकलती हैं उन्हें ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे म, च, द, अ। जो भी मनुष्य बोलता है, जो भी हम बोलते हैं, हमारे मुख से जो भी आवाज़ निकलती है वो क्या होती है? ध्वनियाँ होती हैं। उन साउंड को, जो भी हमारे मुख से जो भी साउंड निकलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ध्वनि कहा जाता है। आगे वर्ण क्या होता है? हमारे मुख से निकली ध्वनियों को चिन्हों के रूप में लिखने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहा जाता है। जो भी हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण। जैसे हमने बोला मैं को अगर इस रूप में लिखा है ना, तो ये क्या है? वर्ण है। कुछ भी हम जो भी हम बोलेंगे, कोई भी आवाज़ निकालेंगे, उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे उन्हें वर्ण कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के ध्वनि चिन्ह जिनके भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार में आता है इनके चिन्ह, इनके भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं, इनके चिन्हों के बारे में, इनके उच्चारण के बारे में भी, वर्णों को क्या है उच्चारण कैसे किया जाता है, उन पर क्या है विचार किया जाता है। यह हिंदी व्याकरण का पहला भाग है जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि, वर्ण तथा वर्णमाला इत्यादि होते हैं। ये जो वर्ण विचार है ये हिंदी व्याकरण का क्या पहला भाग है, जिसमें क्या हम ध्वनि, वर्ण तथा वर्णमाला आदि के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के जो भी वर्ण हैं, जैसे हिंदी के जो वर्ण हैं उनको अगर एक क्रमबद्ध समूह में लिख दिया जाए, एक इकट्ठा ही लिख दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी की वर्णमाला। जैसे हिंदी भाषा की हम बात कर लें, क ख ग जो है देवनागरी की वर्णमाला है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या के बारे में बात करें तो वर्णमाला, पहले तो वर्णमाला के दो भागों में बांटी जाती है, जिसे बोला जाता है स्वर और व्यंजन। इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। पहले देखते हैं वर्णमाला को कैसे भाग में किया जाता है, जिसमें क्या है 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आगे हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। और कुल कितने हैं? 52 जो है वर्णमाला के वर्ण हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2, अयोगवाह कितने हैं? 2, और कुल कितने हैं? 52 यानी 52। आगे हम वर्णमाला के भाग में देखते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, पहले स्वर और फिर व्यंजन। पहले स्वर और फिर व्यंजन। बात करते हैं स्वर के बारे में। स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मुख से वायु बिना रुके बाहर आती है। स्वर कौन से वर्ण होते हैं? स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं तो जो हमारे मुख से उनके उच्चारण के समय हमारे मुख से जो भी वायु आती है वह बिना रुके आती है। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, इन सब का जब हम उच्चारण करते हैं, जो वायु है वो बिना रुके हमारे मुख से बाहर आ रही है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 10 स्वर होते हैं। पहले हमने देखा था यहाँ पे स्वर कितने लिखे हुए हैं? 11 लिखे हुए हैं। पर मूल रूप से अगर हम बात कर लें, मूल रूप से स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ आदि। हिंदी भाषा में री शब्द को आधा स्वर माना गया है। अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाए अर्ध स्वर कौन सा है, तो री है, जो री है वो कौन सा है? अर्ध स्वर है। अतः इसे स्वर में शामिल किया गया है।
जो री है इसे, ये तो अ से जो औ तक हो गए, कितने हो गए 10 हो गए, और एक री को मिलाकर टोटल कितने हो गए 11। मूल रूप से देखें तो 10, अगर री को बीच में ऐड किया जाए तो कितने हो गए 11। क्रमबद्ध रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि में इनमें केवल 10 ही हैं जो हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। 13 कैसे हो गए? एक री को जोड़कर, एक अंगा को जोड़कर और इस स्वर को जोड़कर टोटल कितने बन जाते हैं 13। और अगर मूल की बात करें तो कितने होते हैं 10 होते हैं। आगे हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहले उच्चारण या काल के अनुसार, और दूसरा जीवा के प्रयत्न, यहाँ प्रथम नहीं प्रयत्न आएगा, जीवा के प्रयत्न के आधार पर। आगे हम पहले बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करते हैं ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के में कम से कम प्राण वायु निकलती है। यह एक मात्रिक स्वर होता है, जैसे अ, ई, उ, री। देखो, ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिनको हम उच्चारण करते हैं तो वायु है बिल्कुल थोड़ी सी बाहर आती है। जैसे अगर हम इनका खुद उच्चारण करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता लगेगा। जैसे अ, ई, उ, री, इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या वायु क्या है थोड़ी सी बाहर, कम सी जो वायु है वो बाहर निकल रही है। जैसे अ, ई, उ, री। दूसरे भाग पर बात करते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक प्राण वायु बाहर निकलती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। यह 2 मात्रिक स्वर हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो वायु है ज़्यादा बाहर निकलती है। जैसे इनका उच्चारण हम करेंगे तो वायु क्या है ज़्यादा बाहर आएगी, जैसे आ, ई, उ, और इनके उच्चारण में जो समय है वो भी ज़्यादा लगेगा। जो ह्रस्व स्वर थे इनके उच्चारण में समय भी कम लग रहा था, जैसे अ, ई, उ, री। और इनके दीर्घ स्वर के उच्चारण में समय भी ज़्यादा लगेगा, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। आगे हम बात करते हैं प्लुत स्वर में। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों के अनुसार आगे भी उनसे भी ज़्यादा टाइम लगे। यह त्रिमात्रक स्वर हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में किया जाता है, जैसे ओम। ओम एकमात्र कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। अगर हमसे पूछ लिया जाए प्लुत स्वर कौन सा है, जो ओम है एकमात्र प्लुत स्वर है। और री कौन सा स्वर था? अर्ध स्वर था। री कौन सा है? अर्ध स्वर है। और प्लुत स्वर कौन सा है? ओम है। आगे हम बात करते हैं जीवा के आधार पर स्वर के भेद। जीवा के प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, यानी जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है रग स्वर, सेकंड है मध्य स्वर, थर्ड है पश्च स्वर। पहले अगर स्वर का बात करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में जीवा का अग्र भाग काम आता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अगला भाग काम में आता है उसे कौन से अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए। इनके उच्चारण करके देखो, जो हमारी जीभ है उसका कौन सा अगला भाग क्या प्रयोग में आ रहा है। आगे हम बात करते हैं मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग काम आता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ है उसका जो मिडल पार्ट है, जो मध्य का भाग है, वह काम में आता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। कौन सा? अ। उच्चारण करके अब अगर आप खुद उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। जैसे अ, जो जीभा का मध्य पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, वह यूज़ में आ रहा है। आगे देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग काम में आता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पश्च भाग यानी पिछला भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग काम में आए उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ,
ऊ, ओ। इनका उच्चारण करके देखो, जब जीभ का जो पिछला भाग है वो काम में आ रहा है। आगे हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय मुख से वायु रुक कर बाहर आए उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। पहले हमने बात की थी स्वरों के बारे में। स्वर कौन सी ध्वनियाँ थी? स्वर वह ध्वनियाँ थी जिनके उच्चारण के समय में जो मुख से वायु है बिना रुके बाहर आती है। अगर उन ध्वनियों के उच्चारण के समय में जो वायु रुक कर बाहर आए तो वह कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? वह होती हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, ये इनसे लेके ह तक, क से लेके ह तक जो टोटल कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। पहले हमने बात की थी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होती है जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के जोड़कर व्यंजन बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, त्र, ज्ञ, क्ष। आगे हम बात करते हैं क वर्ग के बारे में। क वर्ग कौन सा है? क वर्ग क, ख, ग, ड। च वर्ग च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ। और अगर हम बात कर लें ड और ढ के जब नुक्ता लग जाता है, यानी पैर में बिंदी, कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता, जो पैर में बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। और अगर ऊपर बिंदी लगे, किसी व्यंजन के ऊपर बिंदी लगे तो उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जो पैर में बिंदी लगती है उसे क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। और अगर ऊपर बिंदी लगती है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और ड और ढ के नुक्ता लगा हो तब वह कौन से व्यंजन होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये भी याद रखना है। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ के पैर में नुक्ता जो होता है वह कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। त वर्ग के त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अच्युत व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म श, षटकोण श, ह। आगन क, ख, ग, घ में पैर में नुक्ता। कुल कितने हो गए? 33 प्लस 2 35। दो कौन से हो गए? द्विगुण व्यंजन। टोटल क से ह तक कितने थे? क से ह तक कितने थे? 33 थे। दो कौन से हो गए? द्विगुण व्यंजन जोड़कर कितने बन गए? 35 बन गए। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात कर लें, संयुक्त व्यंजन क्ष था जो क और श को मिलकर बना था। त्र था त और र को मिलकर। ज्ञ, ज और ञ के मिलकर। श्र, श और र को मिलकर। ये कौन से संयुक्त व्यंजन है? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं वो कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 ये हो गए। आगे हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला उच्चारण के आधार पर और सेकंड है जीवा के प्रतन, जीवा के प्रतन के आधार पर। पहले हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यानी जीभ के किस किस भाग का या मुख के किस किस भाग से कौन सा व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। पहले हम बात करते हैं कंठ की। जो हमारा कंठ है उससे कौन से व्यंजन निकलते हैं? क वर्ग सारा। कौन सा? क वर्ग। तालु से च, छ, ज, झ, य और श। मूर्धा यानी कोमल तालु। जो हमारा जीभ और तालु के बीच में जो स्थान होता है उसे कोमल तालु बोलते हैं। उनसे कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? ट, ठ, ड, ढ, र, षटकोण और ड, ढ नुक्ता वाले। दंत यानी दांतों से कौन से व्यंजन? जीभ के और दांत के स्पर्श से जो व्यंजन बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं त, थ, द, ध, ल और स। ओष्ठ यानी ओंठों के प्रयत्न के आधार पर देखें तो प, फ, म, व। नाक से बोले जाने वाले व्यंजन ड, ण, न और म। दंतमूल यानी मसूड़ा से ज, न, र, ल और स। जीवामूल से क नुक्ता वाला, ख नुक्ता वाला, ग नुक्ता,
ज और फ। ये सब कौन से आधार पर है? ये उच्चारण के आधार पर, यानी हमारे मुख में जो भी हमारे अंग हैं उनके मदद से जो हम ये व्यंजन बोलते हैं। जो ह है, जो ह व्यंजन है उसका जो उच्चारण हम काकल्य स्वर तंत्र, ये हमारा स्वर तंत्र होता है उसे काकल्य बोलते हैं। ह है जो उसे बोला जाता है, जो ह है उसे काकल्य या स्वर तंत्र से बोला जाता है। हमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो ह व्यंजन है उसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? काकल्य और स्वतंत्र से। इन सब से हमें क्वेश्चन यही ऐसे ही आएगा, जो जैसे पूछ लेंगे क कौन से भाग से बोला जाता है? कंठ से। कौन से भाग से बोला जाता है? दंत से। ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? प, फ, ब, म, व। आप इन सब का खुद उच्चारण करके देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा भी कौन से पार्ट का जो यूज़ होता है व्यंजनों को बोलने में। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।